तो पॉलिटी की क्लास में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे? आर्टिकल 24 20 एबोलिशन ऑफ चाइल्ड ठीक लेबर। है। से पहले ये भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? 3 भाग थर्ड, Three. फंडामेंटल राइट। राइट। इसमें मूल कहाँ से अधिकार। कहाँ तक था? 12 से 35। 12 से 35। 12 से 35 या 12 से 35 ठीक हाँ। है। 12 से 35 एक हिंदी एक इंग्लिश। वाह। 12 में क्या देखे थे? 12 और 13 में 12 में सिंपल क्या दिया था? परिभाषा। 13 में अल्पीकरण। 13 में अल्पीकरण था, यानी कि कोई भी कानून को फालतू कानून होगा उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? खत्म। ठेला पे लग के भेज देगा। उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 ये सब किस चीज का दे रहा था? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का दे रहा था, यानी इसमें इक्वालिटी का दे रहा था स्वतंत्रता। 14 में क्या दे रहा था? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ के सामने सब कोई कहा है? इक्वल। बराबर। 15 में 5 आधार पे जन्म, लिंग, जन्म स्थान, इस आधार पे क्या कर रहे थे? इसमें समानता कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 16 में इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट रिसोर्सेज, यानी कि हाँ नियोजन में, ठीक है। नौकरी वगैरह में इक्वल मिलेगा अपॉर्चुनिटी। 17 में है कि अनटचेबिलिटी खत्म। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, टाइटल को खत्म। सब खा पी के कर दिया है। सिर्फ 3 इसमें रहने दिया। शिक्षा ज्ञान, सॉरी शिक्षा रक्षा और पुलिस। हाँ, शिक्षा रक्षा और पुलिस। शिक्षा रक्षा पुलिस, ठीक है। 19 में क्या देखे थे? ये चारों, ये क्या था? इक्वालिटी था सब। उसके बाद 19 में 19 के कितने थे? मूल संविधान में 7 था। मूल संविधान में 7 दे रहा था स्वतंत्रता हमारा, ठीक है। पहला बोलने का, दूसरा कहीं भी सभा करने का, तीसरा संगठन बनाने का, चौथा संचरण करने का, पांचवा कहीं बच सकता है, ठीक है। छठा को कहाँ से उठा के ले गया? संपत्ति वाला 300 का ए में, ठीक है। अब ये क्या हो गया? यहाँ जाने के बाद कानूनी अधिकार हो गया, ना कि ना हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार अब वो नहीं रहा। 7वां कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 19, 20, 21, 22 19, 20, 21, 22 20 में क्या था? दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक कोर्ट नहीं बोल देता कि अपराधी, तब तक आप किसी को अपराधी नहीं बोल सकते, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर जेल में, ठीक है, सिर्फ मुकदमा हुआ है उस पर, जेल में हुआ है, यानी कि सजा नहीं सुनाया गया, ठीक है, सजा नहीं सुनाया गया है, तो वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, ठीक है। यानी कि जेल चला गया तो वो वोट दे सकता है? वोट नहीं दे सकता, लेकिन चुनाव लड़ सकता है। कब तक? लेकिन अगर यहाँ पे अगर सजा सुना गया, ठीक है, 2 साल से ऊपर का सजा सुनाया है, तब वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, ठीक है। 2 साल से कम है तो चुनाव लड़ सकता है। अगर किसी को 3 साल का सजा हो गया तो क्या वो चुनाव लड़ सकेगा? नहीं लड़ सकेगा। लेकिन अगर 2 साल तक ही सजा सुनाया गया तो वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। वोट डालने का किसी को अधिकार नहीं है, जो जेल में है उसको अधिकार वोट डालने का नहीं है। 21 में क्या बताए थे? राइट टू एजुकेशन। नहीं, पहले प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, फिर 21 का ए में है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 का ए में क्या बताए थे? कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, 6 वर्ष के लिए वो पोषण, और 6 से 14 के लिए एजुकेशन, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट से लाया गया था इसको? 86 अमेंडमेंट 2002 से लाया गया, ठीक है। 22 में क्या बताए थे? 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि इसको भी 2 आधार पर बताए थे, एक गिरफ्तारी से पहले और एक गिरफ्तारी के बाद, ठीक है। पहले वाला क्या था और बाद वाला क्या था? पहले वाला ये था कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है, निवारक निरोध, उसके तहत उठाया जाएगा, जिससे
मैक्सिमम 3 महीना रख सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा रखना हो तो कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 19, 20, 21, 22 ये किस चीज का अधिकार देता है? फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। 23 में क्या बताए थे? 23 में मानव तस्करी, ठीक है, बलात्श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, ठीक है। मानव तस्करी मतलब किसी भी मानव का, पहले बहुत ज्यादा होता था मानव तस्करी, ठीक है। बच्चे को बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता था, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। योग्य मानव तस्करी। बलात्श्रम मतलब, बलात् मतलब जबरदस्ती, श्रम मतलब काम करवाना, यानी कि किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। यानी कि कोई अगर 5 से, अगर कोई लेबर कोई लेते हैं, ठीक है, 9 से 5 उसका काम करने का टाइम है। अब किसी को जरूरी है कि नहीं हमको काम करवाना है, तो आप भाई तुम थोड़ा पार्ट टाइम कर लो, एक्स्ट्रा पैसा ले लो। तो अगर वो रेडी हो जाएगा, अपने से एग्री हो जाता है कि ठीक है करेंगे, तो ठीक है, लेकिन उससे जबरदस्ती हम नहीं करवा सकते, ठीक है। उसके बाद बेगारी यानी कि किसी से काम लिए, ठीक है। जैसे काम लिए, 100 रुपये का काम है, मान लिया दिन भर मजदूरी की, उसको 350 देना है, ठीक है। 350 देना है, उसको 20 रुपये दे के भेज दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वो बेगारी कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद बंधुआ मजदूरी यानी कि पहले क्या होता था कि जैसे किसी गार्जियन ने किसी से पैसा लिया, ठीक है, यानी कि ए अगर लिया बी से पैसा, इसको ऐसे समझिए। बंधुआ मजदूरी यानी कि एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए है, ठीक है। तो ये ए है सो इसके यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। कुछ कर्जा लिया बी से, ए कर्जा लिया, कर्जा नहीं तोड़ पाया, तो ये अपने बच्चे को इसी के यहाँ काम करने भेज रहा है, काम करने भेज दिया, या फिर अपने बच्चे को यहीं पे हमेशा के लिए भेज दिया। तो ये क्या हो गया? बंधुआ मजदूरी। इस पर भी अब क्या हो गया? रोक लग गया है, वैसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ गया आर्टिकल 23। तो आप मानव तस्करी नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं कर सकते, बेगारी नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकते। 24 आर्टिकल 24 क्या कहता है कि बाल श्रम यानी कि किसी बच्चे से जो 14 वर्ष से कम उम्र का है, उससे आप जबरदस्ती मतलब आप काम करवा ही नहीं सकते। जोखिम भरा जो काम होगा वो आप बच्चे से नहीं करवा सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया हुआ किसी भी कारखाने में, खतरनाक कारखाना में, इसका एग्जाम्पल कि एक शिवकाशी में एक पटाखा है, ठीक है, पटाखा का कारखाना, उसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा पटाखा वही बनता है, शिवकाशी तमिलनाडु में। शिवकाशी तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को भी काम करवाया जाता था, तो इस पर भी बैन लग गया है, ठीक है। कारखाना हो गया या फिर कालीन वगैरह में काम करवाना, तो ऐसी जगह में जहाँ बच्चों को हेल्थ इशू आ जाए, ऐसी जगह में काम नहीं करवाना, ठीक है। कितना उम्र तक के बच्चों को दिए हुए हैं? 14 साल के बच्चे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 25। तो ये 23 और 24, ठीक है। 23 और 24 किस चीज के? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, किसी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। इसमें भी शोषण से सुरक्षा दे रहा है, इसमें भी शोषण से सुरक्षा दे रहा है, इसलिए शोषण से भी कितने अधिकार दिए हैं? दो। 23 और 24। अब आते हैं आगे 25, ठीक है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि अंतःकरण। अगर आपको हिंदू धर्म को मानने, हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है तो आप उसे अपना सकते हैं, सिख धर्म अच्छा लग रहा है तो उसे अपना सकते हैं। जैसे सिख लोग क्या करते हैं? सिख लोग रखते हैं केस, कृपा, कंघा,
केश, कृपान, कंगा, ये सब क्या है, उन लोग रखने का उन लोगों को अधिकार दिया गया है। यानी कि वो लोग सिख धर्म को मानते हैं तो उनके धर्म में ये रीति है कि ये लोग ये चीज रखना है, ठीक है, तो वो लोग रखते हैं। अब हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में चोटी बड़ा सा रखते हैं पंडित लोग, तो वो उसका रीति है, वो अपने नियम के अनुसार रख सकता है। तो वो हिंदू धर्म हर किसी का क्या है, यानी कि अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है या फिर उसकी रीतियों को फॉलो कर सकता है। जिसको जो धर्म में अच्छा लगे, किसी को मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है तो वो फॉलो करता है, किसी को हिंदू धर्म अच्छा लगता है तो वो फॉलो करता है, पता है ना। तो ये अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 25 में। यानी कि ये 25 क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मानने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 यहाँ पे तो व्यक्तिगत था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक रूप से, यानी कि सामूहिक रूप से आप अपने धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि दुर्गा पूजा में क्या होता है, पंडाल बड़ा सा लगता है, आधा रोड भी आ जाता है, पंडाल लगाने के क्रम में आधा रोड भी आ जाता है, तो ऐसे जगहों को सरकार मना नहीं करती क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, 365 दिन के लिए नहीं होता। इसी तरह अगर ईद में लेते हैं तो देखते हैं रोड पे भी नमाज लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं होता है। फिर उसी तरह दुर्गा पूजा में क्या होता है, पंडाल भी थोड़ा बड़ा लगता है, तो वो भी कहाँ आ गया, थोड़ा सा सार्वजनिक प्लेस में आ गया, ठीक है। तो सार्वजनिक प्लेस में आप सामूहिक रूप से अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ज्यादती हुआ, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल आ जाएगा बीच में, आर्टिकल 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इसको मानिए, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को इससे तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दिन भर नमाज पढ़िएगा रोड में, ठीक है, चाहे सालों भर पढ़ रहे आप, तो आवाजाही एम्बुलेंस जा रहा है तो उसको जाने में दिक्कत होगा ना, तो ऐसे में उसको फिर आर्टिकल 33 सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, जो जगह दिया हुआ है आप उसी में एडजस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 27, 25 और 26 समझ में आया, 25 और 26। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आर्टिकल 27 धार्मिक जगहों पे, ठीक है, यानी कि धार्मिक रूप से जो धन इकट्ठा हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा, ठीक है। यानी कि मंदिर वगैरह में जो हम लोग दान करते हैं उस पर क्या टैक्स लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 28 कहता है कि आप जो सरकारी संस्थान में, ठीक है, यानी कि सरकारी इंस्टीट्यूट वगैरह जो है, इसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। अब बताइएगा, बोलिएगा कि संस्कृत जो है वो हिंदू लोग का है तो वो धार्मिक हो गया, या फिर उर्दू जो है वो भी धार्मिक हो गया, तो धार्मिक भाषा दे सकते हैं, ठीक है, धार्मिक भाषा का ज्ञान दे सकते हैं, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अरबी हो, ठीक है। तो धार्मिक भाषा को, तो वहाँ पे मंदिर नए बनाने का बात होना चाहिए। हाँ, कहने का मतलब मंदिर, अब सरकारी संस्थान में थोड़ी ना मंदिर बन रहा है, तो वही मतलब अगर बात करेंगे तो वही बोल रहे हैं कि नहीं बना सकते, हाँ, नहीं बना सकते आप उसमें धार्मिक शिक्षा ही नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ नहीं करना है। तो 28 क्या कर रहा है कि धार्मिक संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, जबकि धार्मिक लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। तो 23 में क्या बताएं, 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, 23
24 में चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर, उसके बाद 25 में कोई भी धर्म हम लोग फॉलो कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से 25 में, उसके बाद 26 में सामूहिक रूप से, यानी कि जैसे एग्जाम्पल में दुर्गा पूजा हो गया, चाहे ईद हो गया, ठीक है, चाहे रामनवमी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 27 में धार्मिक धन, जो धर्म के लिए जो धन इकट्ठा होता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में जो सरकारी संस्थान है, ठीक है, उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, धार्मिक लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ठीक है। चलो पॉलिटी का कौन सा पार्ट हम लोग देख रहे थे? पार्ट 3 फ्रीडम देख ऑफ रहे थे, रिलीजन, ठीक है। पार्ट 3 देख रहे थे, इसका नाम क्या था? फंडामेंटल राइट। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? 12 to 35. 12 to 35, 12, 13, 14 ये सब देख लिए थे। 12 में क्या दिया हुआ था? सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। परिभाषा, 13 में क्या दिया हुआ था? अल्पीकरण, अल्पीकरण कहने वाला कोई भी कानून रहे उसको निरस्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। 14 में क्या दिया था? राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक था ना। 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, इस 3-4 में क्या दिया था? स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद 23 में 23 और 24 राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि शोषण के विरुद्ध विरोध अधिकार, अधिकार, शोषण के विरोध विरुद्ध अधिकार, अधिकार। उसके बाद 25 में क्या देखे थे? 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट हो 26, रहा है। 27, 28, ठीक है। ये क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 में क्या करता है? यानी कि ये कॉन्साइंस की बात करता है। कॉन्साइंस कहने का मतलब अंतःकरण, यानी कि आप किस धर्म को मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से किस धर्म को मानते हैं, ये आपको पूर्ण स्वतंत्रता देता है, ठीक है। तो कॉन्साइंस किसमें? 25 में, यानी कि आप किस धर्म को मान रहे हैं, ठीक है। आप हिंदू धर्म को मानिए, चाहे मुस्लिम धर्म को मानिए, सिख मानिए, ईसाई मानिए, किसी भी धर्म को मानने में आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये 25 कहता है कॉन्साइंस। उसके बाद 26 में क्या कहता है? ये जैसे था व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, यानी कि पर्सनली आप किस धर्म को मान रहे हैं। 26 में ये क्या कहता है कि सामूहिक रूप से आप किसी धर्म को भी मान सकते हैं, या फिर उसका प्रचार या उसका ये, जैसे एग्जाम्पल में इसका क्या बताए थे? जैसे रामनवमी हो गया, पंडाल और रामनवमी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? 26 में, ठीक है। 27 में क्या बताए थे? 27 में ये बताए थे कि ये जो धार्मिक जो संस्थान होंगे, यानी कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूट वगैरह जो होगा, इसमें जो भी पैसा वगैरह आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स फ्री, ठीक है। धार्मिक धन जो भी इकट्ठा होगा उस पर क्या होगा? टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 28 क्या बोलता है? 28 बोलता है कि फ्रीडम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कहीं पे भी रिलीजियस 20 इंस्ट्रक्शन नहीं होगा एजुकेशन में। 28 कहता है कि जो भी सरकारी संस्थान होंगे, ठीक है, सरकारी संस्थान होंगे उसमें आप धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियन एजुकेशन नहीं दे सकते, रिलीजन एजुकेशन नहीं दे सकते, लेकिन धार्मिक भाषा सिखा सकते हैं, ठीक है। यानी कि धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं क्या? धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन धार्मिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना, धार्मिक शिक्षा देना गलत नहीं है, ठीक है, मना करता है संविधान, इससे मना करता है। उसके बाद अब देखते हैं 29।
आर्टिकल 29 ये बात करता है शिक्षा और संस्कृति पर। ठीक है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन और संस्कृति यानी कल्चर। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति इस पर बात करता है कि जो अल्पसंख्यक होगा, ठीक है, यानी कि जो माइनॉरिटी होगा, ठीक है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी की शिक्षा और संस्कृति का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, जो भी माइनॉरिटी होगा वो अपना शिक्षा और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 समझ में आ रहा है, शिक्षा और संस्कृति माइनॉरिटी लोग के लिए बात करता है। ठीक है, लेकिन यही 30 में कहता है यही माइनॉरिटी अपनी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए संस्थान वगैरह खोल सकता है। ठीक है, कोचिंग वगैरह खोल सकता है। यानी कि अल्पसंख्यक, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, अल्पसंख्यक हितों की रक्षा। ठीक है, ये 29 में बोल रहा है अल्पसंख्यक हितों की रक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 30 में क्या बोल रहा है कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी लोग अपनी संस्था वगैरह खोल सकते हैं, यानी कि धार्मिक संस्था वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, और ये अगर भारत के किसी क्षेत्र में, यहाँ माइनॉरिटी कौन कौन आता है, इस्लाम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये सब क्या है इंडिया में माइनॉरिटी है। लेकिन ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा भी तो हो सकता है जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हो, कोई खास रीजन भी तो हो सकता है जहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो, तो वो लोग भी अपना संस्थान वगैरह खोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि धार्मिक शिक्षा वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मदरसा हो गया, संस्कृत विद्यालय हो गया। संस्कृत विद्यालय जो हो गया, ये सब खोल सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करेगा, सरकार भी इसके लिए पैसा देगा। ठीक है, सरकार भी इसके लिए पैसा देगा। यानी कि जो अल्पसंख्यक के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी अगर अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो लोग संस्थान भी खोल सकते हैं और उसके लिए सरकार भी पैसा देगा। जैसे मदरसा का जो हेड होता है उसकी तरफ से सरकारी फंड भी आता है। ठीक है, संस्कृत विद्यालय में जो प्रिंसिपल रहेगा उसका फीस कहाँ से आएगा, सरकार देगी उसको। ठीक है, सरकारी खर्च पे। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 31 में यह था कि संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार एक और हम लोग कहाँ पढ़े थे, 19 का 6 में। ठीक है, 19 का 6 में पढ़े थे, इसको उठा के कहाँ ले गया था, 300 का में ले गया था। यानी कि अब ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। कौन से संविधान से हटाया था इसको, 44th अमेंडमेंट 1978। ठीक है, तो जैसे वही चीज आर्टिकल 31 में भी कहता है, यहाँ पे संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था, अब इसको उठा के कहाँ ले गया है, 31 का कम है, तो ये हो गया कानूनी अधिकार। यानी कि 1978 से पहले अगर किसी का संपत्ति, किसी का जमीन का पार्ट अगर रास्ते, रेलवे वगैरह में या फिर सड़क वगैरह में जा रहा है, तो 1978 से पहले वो केस कर सकता था कि ये मेरा मूल अधिकार है, आप इसे नहीं छीन सकते। लेकिन जैसे ये संशोधन करके 300 का कम में ले गया, तो ये क्या हो गया, लीगल हो गया, सिर्फ कानूनी हो गया। अब इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पे कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सरकार आपका संपत्ति ले सकती। ठीक है, तो फिर दूसरी जगह देगा ना। हाँ, दूसरे उसके एवज में, यानी कि आपका जमीन अगर जा रहा है, ठीक है, तो इसके बदले में मुआवजा आपको देगा। मुआवजा कहने का मतलब कि पैसा देगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहे। ठीक है, यानी कि पैसा देगा, उसमें से आपके परिवार में से जो एक व्यक्ति जो योग्य होगा उसको नौकरी भी देगा। ठीक है, यानी कि कोई
कारखाना लग रहा है, ठीक है, बड़ा सा कारखाना लग रहा है, तो उसमें नौकरी मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको उठा के कहाँ ले गया? अब ये 300 का काम है, 300 का काम है। अब ये मूल अधिकार रहा हमारा? नहीं। ठीक है, और आर्टिकल 32 नेक्स्ट है। ठीक है। ठीक है।